Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। अभी हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, ये था राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। इन जनजातीय आंदोलन में अभी तक हमने 3 आंदोलन पढ़े हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? एक था मेर विद्रोह, दूसरा था भीलों द्वारा किया गया आंदोलन और तीसरा मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर में किया गया एक ही आंदोलन। अब एक ही आंदोलन जब समाप्त हुआ, अब उसके बाद हम अगला आंदोलन देखने वाले हैं। ये है मीणाओं का विद्रोह, मीणा विद्रोह जिसको कहा गया। मीणा विद्रोह कब से कब चला? ये 1851 से लेके 1860 के आसपास ये विद्रोह चला, यानी कि एक तरह से भीलों के आंदोलन से पहले का ये विद्रोह है। अगर मैं बात करूं उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की या गरासियों के आंदोलन की, तो ये उनसे भी पुराना एक आंदोलन है। मीणाओं ने किया गया जो विद्रोह है, नई भूमि और राजस्व व्यवस्था, इसके प्रति अपना रोष प्रकट करना, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा एक नया कानून लाया गया, नई राजस्व व्यवस्था लाई गई और भूमि कर आरोपित करने की नई व्यवस्था लाई गई, जिसके विरोध में वहां के स्थानीय आदिवासी आ गए और इन मीणाओं ने विद्रोह किया। ये भील और मीणा जो क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान का उदयपुर बांसवाड़ा के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनकी बात हो रही है। 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब इस क्षेत्र की जो मीणा जाति थी, ये पर्याप्त रूप में किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा जो मेवाड़ हैं, उनकी ही प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। यही बात मेरों के साथ थी, यही बात भीलों के साथ थी और यही बात मीणाओं के साथ है। कौन सी बात? कि जितनी भी जनजातियां हैं, ये अपने ऊपर किसी का कंट्रोल, किसी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करते। ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं और यहाँ के जो स्थानीय राजा थे राजस्थान के, उन्होंने कभी इनको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए क्योंकि इनका अपना जो जीवन है, ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो राजा महाराजाओं ने भी इनके व्यक्तिगत जीवन में कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो जब तक आदिवासियों के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया किसी भी सत्ता के द्वारा, तब तक ये आसानी से अपना जीवन जीते रहे, तो इन्होंने भी विद्रोह नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने इनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, इन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। और इसी कारण ये जो आंदोलनकारी हैं, ये एक तरह से उग्र हो गए, विद्रोही बन गए। अब इस कारण क्या हुआ? जब ये विद्रोही हुए, क्यों हुए? क्योंकि अंग्रेज इनको अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। कर्नल टॉड ने इनका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है। वो बताते हैं कि क्या क्या यहाँ हुआ। वो कहते हैं, मतलब वो ये बात बताते हैं कि यहाँ यही चल रहा था कि ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, जबकि अंग्रेज इनको अपने कंट्रोल में करना चाहते थे, और इसका ही कर्नल टॉड ने वर्णन किया। ये अंग्रेजी थे जो इस क्षेत्र पर उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। कर सके थे वो यहाँ ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप स्थित मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकी थी, और ये सत्ता अंग्रेजों ने ही स्थापित की थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे। वो जानते थे, उनको लगता था, पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि बिना एनालिसिस के आप पहले से ही किसी के बारे में कोई सोच लेके चलें, आप मान के चलें कि वो ऐसा होगा। तो अंग्रेजों को पूर्वाग्रह था, उनको लगा ये विद्रोही हैं, ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह ही करेंगे, तो ये एक पूर्वाग्रह उनके दिमाग में था। इसलिए अंग्रेज इनका दमन करना चाहते थे, इनको दबाना चाहते थे, और वो भी बड़ी कठोरता के साथ इनके साथ वो व्यवहार करते थे। 1820 से 1821 में अंग्रेजों के द्वारा जो मेरों का दमन किया गया, मेर विद्रोह को जो दबाया गया, उसके दमन से मीणा समुदाय के लोग भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों का स्वभाव क्या है। अब जहाजपुर क्षेत्र का जो मीणा समुदाय है और अंग्रेज अधिकारी हैं, इनके बीच में यहाँ से एक विरोध अस्तित्व में आया कि यहाँ से एक तरह की लड़ाई, एक तनातनी शुरू हुई। मीणा और भीलों के बीच में जो विद्रोह था, ये विद्रोह केवल अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं, बल्कि उनसे संबंधित जो रियासतें थी उनके भी विरुद्ध था। क्योंकि भील और मीणा दोनों ही जो थे, ये जो स्थानीय रियासत या देसी राजा रजवाड़े, ये भी इन आदिवासियों से और जनजातियों से टैक्स वसूल करते हैं, उनको परेशान करते थे। तो यहाँ जो स्थानीय समुदाय की लड़ाई है, केवल अंग्रेजों से नहीं है, अपने राजा से भी है, अपने सामंत से भी है, देसी रियासतों से भी है। अब इन्हीं के माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को कार्यान्वित करवा रहे थे, इन्हीं रजवाड़ों के माध्यम से। यानी कंट्रोल ऊपर से तो अंग्रेजों का है, लेकिन उनके आदेश का पालन कौन करवाते हैं? तो भारत के ही रियासतों के जो स्थानीय राजा थे वो। इसलिए आम जनता देसी रजवाड़ों और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ थी। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में
जहाजपुर परगने में एक नया हाकिम नियुक्त किया। ये एक तरह का राजस्व और प्रशासनिक अधिकारी है हाकिम। नवनियुक्त हाकिम, जिनका नाम था मेहता रघुनाथ सिंह, इन्होंने परगने से धन कमाना शुरू किया। वहां से बस पैसा खींचना इनका उद्देश्य था। उसने अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय में वृद्धि में, कि ज्यादा से ज्यादा पैसा यहाँ आए और खर्चे में कमी की जाए, इस पर ध्यान केंद्रित किया कि सरकारी खर्चा कम से कम हो और खजाने में पैसा ज्यादा से ज्यादा आए। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की जाने लगी कि हम यह व्यवस्था सुधारने आए हैं, नया सिस्टम लाएंगे, इसके लिए हमें पैसा चाहिए। और वो पैसा इन्होंने जनता से ही मांगना शुरू किया, वसूल करना शुरू किया। जनता नाराज हो गई, प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही जो बहुसंख्यक मीणा समुदाय है, इन्होंने विद्रोह का रास्ता अपनाया। ये आंदोलित हो चुके हैं। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों और सूदखोरों को लूटा, यानी कि जो ब्याज उनसे लेते थे उनको न केवल लूटा, बल्कि पास स्थित जो अजमेर मेरवाड़ा के अंग्रेज हैं उन प्रांतों पर भी इन्होंने आक्रमण किया, वहां भी धावा बोला। अब अंग्रेज अधिकारियों की शिकायतें मिली और इसके आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर दिया और मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से भेजा। यानी एक हाकिम, आप समझे, प्रशासनिक अधिकारी, जैसे आजकल एसडीएम होता है, तो बस उस स्तर का एक अधिकारी जो वहां भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि उस चीज को नियंत्रित कर पाए। अब वो राजस्व भी वसूल कर रहा है, प्रशासनिक सुधार करने के लिए भी उसको भेजा गया है। लेकिन हुआ उल्टा, उसने सुधार के नाम पर जनता से ही धन वसूल किया। अब जनता पहले से ही नाराज थी, अब आपने आके और उनसे पैसा वसूल कर लिया तो जनता और नाराज हो गई। और ये नाराजगी जब ज्यादा बढ़ी तो जो महाराणा है मेवाड़ के, उन्होंने उसको बुला लिया, पहले वाला जो हाकिम है, जैसे कि आजकल होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी को हटा दिया, उसका ट्रांसफर करके दूसरे को वहां लगा दिया। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, पहले वाले को हटा दिया, अब दूसरे जो यहाँ आए हैं उनको यहाँ नियुक्त कर दिया गया, अजीत सिंह को नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, अजीत सिंह जो है ये उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ और उसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजौलिया, भैंस रोड, जहाजपुर और मांडलगढ़, इनके जागीरदारों की सेनाएं भी इसके साथ थी, सब सम्मिलित थी। इनके अतिरिक्त भीम पलटन और एकलिंग पलटन के सिपाही 2 तोपों सहित इस सेना के साथ जोड़े गए। एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी जिसको कहते हैं एजीजी, इन राजपूताना के कहने पर जयपुर, टोंक और बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी। उनको लगा कि कहीं हमारे राज्य तक विद्रोही न आ जाए, जिससे जहाजपुर के मीणाओं को अन्य राज्यों के मीणाओं द्वारा सहायता और समर्थन की संभावना को समाप्त कर दिया। एक तरह से जहाजपुर के जो मीणा है, इनकी बाड़ाबंदी कर दी गई, आसपास के राज्यों की सीमाएं सील कर दी गई। इनको घेरने के लिए इधर उधर से कई सारे राज्यों की सेनाएं भेजी जा रही है। जो छोटे छोटे ठिकाने हैं वहां की सेनाएं, जागीरदार, अंग्रेज भी जो अपनी सेनाएं भेज रहे हैं, और ये मदद के लिए कहीं नहीं जा सकते, यानी कि आसपास के बॉर्डर सील कर दिए गए, ना ये जा सकते हैं ना इनके लिए मदद को कोई आ सकता है। ये संभावना होगी समाप्त। अब उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लोहारी, बड़ी लोहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया, और ये जो गांव थे ये मीणा विद्रोहियों के जो मुखिया थे उनके मुख्य गांव थे। मीणा आंदोलन को जो लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे थे उनके मुखिया इन्हीं गांवों में रहते थे, जिनमें 2 प्रमुख हैं, जैसे छोटी लोहारी, बड़ी लोहारी, इन गांवों में वो रह रहे हैं। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया, और जो मीणा परिवार है ये सब परिवार यहाँ से मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर चले गए। वहां उन्होंने अपनी एक रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली, डिफेंस मोड में आ गए। और इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक, इन राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी लगभग 5000 लोग, मीणा लोग, जहाजपुर के मीणाओं की सहायता के लिए पहुंच गए। कि आसपास के क्षेत्र के जो मीणा समुदाय के लोग थे, जब उनको पता चला कि भाई जहाजपुर में मीणाओं की एक तरह से बाड़ाबंदी की जा रही है और अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं, इस तरह से घेर के वो गोलियां भी चला देते हैं, लोगों को मार देते हैं, तो आसपास के मीणा सारी पाबंदियों के बाद भी यहाँ जहाजपुर पहुंचे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक कोशिश की, पूरी कोशिश की कि इनको रोका जाए। सघन झाड़ियों, पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाई में कई रुकावटें भी आई, कि कठिनाइयां भी उत्पन्न हुई, और इसलिए सेना को कोई सफलता नहीं मिल पाई, यानी कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। और लगभग उदयपुर राज्य की सेना के 57 सिपाही इस अभियान में मारे भी गए। फिर दिसंबर 1854 आया, जब एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एजेजी ने राजपूताना और मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है और जो हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट है, इन सब की संयुक्त रूप से जो सेना है उसके सहित जहाजपुर पहुंचे, और जहाजपुर और उसके साथ इटोड़ा में 1 महीने तक रुके रहे। इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है, दबाव की नीति अपनाई जा रही है। फिर जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही
इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य हो गए। ये कुछ वैसा ही था जैसे पुरानी पद्धति होती कि किसी किले को बाहर से घेर कर सेना बैठ जाए। आप जब किले को बाहर से घेरते रहेंगे तो उनके लिए खाने पानी, राशन पानी की, सुरक्षा की कई सारी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होने लगती हैं कि वो दबाव में आ जाते हैं जो किले के अंदर हैं। यहाँ भी वैसा ही हुआ। जहाजपुर गांव को चारों तरफ से घेरा गया। लंबे समय तक यहाँ वो कई कई महीनों तक यहीं बैठे रहे। अब ये बैठे रहे तो क्या हुआ, जहाजपुर के जो विद्रोही मीणा है उनको लगा कि अब राज्य से लड़ना संभव नहीं है, तो उन्होंने समझौते के लिए आत्मसमर्पण कर लिया। अब इन मीणाओं पर नियमित निगरानी रखने के उद्देश्य से छावनी के आसपास के जो स्थान है वहां पर पुलिस थाने भी बना दिए गए कि हो सकता है कि एक बार तो ये समझौता कर रहे हों, पर क्या पता बाद में समझौते से पलट जाए, तो इनको दबाए रखने के लिए जरूरी है कि यहाँ कोई फोर्स रहनी चाहिए और उसके लिए पुलिस थाने यहाँ बना दिए जाए। और इस तरह से मीणाओं का जो विद्रोह था उसको दबाया जा सका। यानी एक पड़ाव इसका यहाँ समाप्त हुआ है। फिर 1855 में देवली छावनी को नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया है। देवली टोंक के पास जो है यहाँ बनाया गया, जो 1857 से लेकर 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती रही है 1860 तक। फिर 1921 में ये 42वीं देवली रेजिमेंट और 43वीं एरनपुरा रेजिमेंट, इनको दोनों को कर दिया गया समाप्त और उनके स्थान पर अब बनाया गया मीणा कोर। जैसे मेवाड़ में बनाया गया मेवाड़ भील कोर, और यहाँ 1921 में बना दिया गया मीणा कोर। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जाता है कि उनको लगा कि अब आगे हमें शासन कैसे करना है। जैसे कि मेवाड़ की भीलों को शांत करने के लिए भील कोर बना दिया, यहाँ मीणाओं के विद्रोह को शांत करने के लिए मीणा कोर बना दिया। और इस तरह के जो दमनात्मक उपाय किए गए, इनका विस्तार ही लगातार आदिवासी समस्याओं का समाधान नहीं था। उन्होंने कोशिश तो पूरी की, पर इस तरह से आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता। अमानवीय बर्ताव के द्वारा आंदोलन समाप्त नहीं हो सकता। फिर कुछ नवगठित अमानवीय और अपवित्र कुछ औपनिवेशिक सामंती मेल के द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कोई आशा भी नहीं की जा सकती। एक तरफ तो यहाँ के देसी राजा रजवाड़े हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज हैं। दोनों का उद्देश्य ही अपवित्र है। वो गठबंधन ही एक तरह से अपवित्र है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य ही है कि आम जनता को लूटा जाए। तो इनसे आप जनता को कब तक दबा रख सकते हैं? जब तक आपके पास ताकत है तब तक आप दबा सकते हैं, लेकिन एक दिन वो ताकत समाप्त हो जाएगी। जनता की ताकत भारी पड़ने ही वाली थी। फिर जनवरी 1860 में जहाजपुर के जो मीणा हैं, इन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की एक सेना भेजी। उसने गाडोली और लोहारी इन गांवों पर आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांव को लूटा, आगजनी भी की, आग लगा दी गांव में। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया और 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों में नियमित उपस्थिति थोप दी गई कि आप यहाँ आएंगे, थाने में आके आपको नियमित अटेंडेंस लगानी है, एक तरह से हाजिर होना है, ताकि कोई विद्रोही गतिविधि में तो आप नहीं लगे हुए हैं। और इस प्रकार जो जहाजपुर का मीणा विद्रोह है, ये भी अंतिम रूप से हो गया समाप्त। तो राजस्थान के जो जनजातीय विद्रोह हैं, उनमें हमने 3-4 प्रमुख विद्रोह पढ़े। सबसे पहले मेर विद्रोह, फिर देखा हमने भील विद्रोह, फिर हमने उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में देखा एकी आंदोलन, और अंत में हमने देखा मीणाओं का विद्रोह। जनजातीय विद्रोह यहाँ हुए समाप्त, लेकिन जनजातीय विद्रोह से पहले जो हम किसान आंदोलन पढ़ रहे थे, उसमें हमारा एक छोटा सा पार्ट अभी बाकी था। हमने कई सारे उसमें आंदोलन पढ़े, बिजौलिया, बेंगू, भरतपुर, अलवर और जयपुर तक के जो किसान आंदोलन है, ये हमने पढ़े। अभी उसमें एक मारवाड़ किसान आंदोलन बाकी है। तो आज की क्लास में जो बचा हुआ पुराना पार्ट है, मारवाड़ किसान आंदोलन को भी यहाँ हम आगे जोड़ते हैं। यानी कि जनजातीय आंदोलन में हमने मीणा विद्रोह पढ़ा, अब इसमें अगली कड़ी है मारवाड़ किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के जो आंदोलन थे, शेखावाटी के जो जाटों ने आंदोलन किया था किसानों के द्वारा, अब इस आंदोलन का प्रभाव सीधी सी बात है आसपास के क्षेत्र पर पड़ना ही था। और शेखावाटी के पास का ही क्षेत्र है मारवाड़, तो मारवाड़ के किसान भी आंदोलित हो गए। जैसे आपने जनजातीय विद्रोह में भी देखा कि जब मेरों ने विद्रोह किया, मेरा आंदोलन हुआ, तो भीलों को भी समझ में आया, इसके अलावा मीणाओं को भी समझ में आया। एक जगह अगर कोई चिंगारी भड़कती है तो दूसरे भी उसकी चपेट में आते हैं। ऐसा ही यहाँ हुआ। जब शेखावाटी के आसपास जाटों ने विद्रोह किया तो उसका प्रभाव पड़ा इसके पास के राज्य, जैसे मारवाड़ के जो राज्य हैं, इसमें डीडवाना और सांभर परगनों में प्रभाव पड़ा। ये शेखावाटी के क्षेत्र से लगे हुए थे, इनकी सीमा लगती थी। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, और ये मारवाड़ लोक परिषद, इसने किसानों की मांगों का अच्छा खासा समर्थन किया। सरकार की कटु आलोचना की, ये सरकार के विरोधी भी थे।
जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया और उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी कड़ाई यानी कि एकदम से सख्त नीति और पार्श्विक दृष्टिकोण, पशुओं जैसा इस तरह का व्यवहार उन्होंने अपनाया। यानी कहीं भी कोई आंदोलन हो तो जागीरदार हो, अंग्रेजी सरकार हो, देसी राजा रजवाड़े हो, ज्यादातर ने जनता को कठोरता से ही दबाया है। फिर 28 मार्च 1942 लोक परिषद के कार्यकाल जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का एक निर्णय लिया कि हम मनाएंगे एक दिवस ताकि आपस में संगठित हो सके। और ये बात है 28 मार्च 1942। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को मना किया कि वो ऐसा ना करें और इससे रोकने के लिए उन्होंने अपने आदमी भी भेजे ताकि इस बात को दबाया जा सके, रोका जा सके, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को चोट आई, घायल हुए। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम और चंद्रावल के रामसुख और चांदमल इसमें भयंकर रूप से घायल हुए। कई बार जब आंदोलन में डिटेल में सवाल पूछा जाता है तो उससे संबंधित जो व्यक्ति या तो शहीद हुए या घायल हुए या जो उसके लीडर रहे हैं, इनसे सवाल पूछ ले जाते हैं। तो कौन कौन प्रमुख है? मीठालाल, विजय शंकर, इसके अलावा मार्कंडेश्वर, हरिराम और रामसुख, चांदमल, ये जो काफी घायल हुए हैं इस मारपीट में। लगभग 25 लोगों को गहरी चोट आई। फिर 13 मार्च 1947 डीडवाना परगना का एक गांव है डावड़ा, इस गांव की किसान सभा हुई और इसमें लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। इस लोक परिषद के नेता थे मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशन लाल शाह, नरसिंह कछवा, बंशीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी और CR चौपासने वाला। ये सब इस आंदोलन में भाग लेने के लिए डावड़ा गांव पहुंचे और यहाँ के स्थानीय नेता थे मोतीलाल चौधरी, उनके निवास स्थान पर ठहरे, वहीं जाके रहे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को ना होने देने के लिए तैयारी कर रखी थी। वो चाहते थे कि हम किसान सम्मेलन नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको लगा किसान इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले जिसकी सत्ता जाएगी वो इन जागीरदारों की है। इन्होंने तैयारी कर रखी थी कि किसानों को इकट्ठा ना होने दी जाए। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता और वहां के नेता पहुंचे तो मोतीलाल के घर पर लाठियां, तेज धारदार वाले हथियार, इनसे इन नेताओं की पिटाई कर दी गई। जागीरदारों ने अपने लोग भेजे इन नेताओं को पीटने के लिए। मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार ही दिया गया, जान से ही मार दिया गया। पत्नी के चेहरे को काफी विरूप कर दिया गया, यानी चेहरे पे बहुत गहरी चोटें आई और गांव में चारों तरफ एक आतंक का वातावरण बना दिया गया। बहुत ज्यादा मारपीट की गई और ये डावड़ा गांव इस कारण पूरी जगह आसपास के क्षेत्र में निंदा का कारण बना, अंग्रेजों की और जागीरदारों की, क्योंकि अंग्रेजों का ही शय था इसमें, स्थानीय रजवाड़ों का, और जागीरदारों ने काम अंजाम तक पहुंचाया तो सब ने इसकी निंदा की। ये डावड़ा की घटना पूछी जाती है, किस आंदोलन से संबंधित है, घटना में क्या हुआ, यहाँ का नेता कौन था, किसको दबाने के लिए आंदोलन किया गया। अब अगला आंदोलन, मारवाड़ किसान आंदोलन के बाद अगला प्रमुख आंदोलन बचता है, यह है बीकानेर किसान आंदोलन। बीकानेर में कुल 2917 गांव थे इस समय, यहाँ की जो बीकानेर रियासत है, और इनमें से 1393 गांव जागीरदारी क्षेत्र में आते थे। सीमा से जुड़े जो क्षेत्र हैं, यानी सीमा का मतलब यहाँ पाकिस्तान की सीमा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो था ही नहीं, वो भारत ही है। तो यहाँ सीमा यानी कि आसपास की जो रियासत हैं उनके कौन कौन से क्षेत्र, शेखावटी के, जैसे कि सीकर और उसके आसपास के जो आंदोलन है, तो यहाँ शेखावटी के जाट आंदोलन से भी बीकानेर राज्य प्रभावित हुआ और बीकानेर राज्य के जो जाट किसान हैं ये भी आंदोलित हो गए। जैसे हमने अभी देखा कि जब शेखावटी में आंदोलन हुआ तो मारवाड़ के जो किसान हैं उनको भी ये बात समझ में आई कि जब शेखावटी वाले कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। यानी जनता, जैसे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसे ही इनको ये बात समझ में आई कि अगर एक जगह विद्रोह हो रहा है, हम भी अगर उसी समय करें तो अंग्रेजों पर ज्यादा दबाव बनाया जा सकता है। अब ये जो बीकानेर के जाट प्रतिनिधि हैं, इन्होंने झुंझुनू में आयोजन किया अखिल भारतीय जाट महासभा का, इसके अधिवेशन में पहुंचे ये। सीकर में 20 से लेकर 29 जनवरी 1930 में एक विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ ये आयोजित किया गया ताकि सारे किसानों को और मुख्य रूप से जाटों को इसमें जोड़ा जा सके। इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ। जिन किसानों को अभी तक दबाया जाता था वो इकट्ठे होने लगे, और जब वो अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ ये लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ इन लोगों में भी वो साहस उत्पन्न होगा।
इस समय बीकानेर राज्य की जागीर क्षेत्र में लगभग 37 तरह की लागें विद्यमान थी। लागें मानो कि आप टैक्स, लगभग 37 तरह के यहाँ टैक्स लिए जाते थे और बीकानेर के जागीरदार बेगार उनसे कराता था। बेगार कराने का मतलब काम तो करा रहे हैं पर उसके पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्था तब भी थी, आज भी है कुछ अर्थों में। तो यहाँ ये जो जागीरदार थे ये उनसे बेगार करा रहे थे। 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग और बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। ना तो हम लगान देंगे, लाग देंगे, ना ही हम बेगारी करेंगे। इसके विरुद्ध किसानों ने आवाज उठाई। उनके नेता थे जीवन चौधरी। उनके आग्रह पर ही बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के सामने रखी, पर इसका कोई परिणाम निकला नहीं, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि राज्य सरकार हो किस और चाहे जागीरदार हो या सामंत हो या फिर वहाँ के जो देसी रियासत हैं उनके राजा हों, ये सब कह सकते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। तो इनके सामने जनता चाहे किसी के भी सामने शिकायत लेके जाए, उन सबको पैसा वसूल करने से मतलब था। अब इस कारण उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में ही दूधवा खारा गांव जो कि चूरू के पास है, यहाँ आंदोलन का एक विशेष स्थान था। यहीं आकर ये आंदोलन कर रहे हैं, मान लो इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया क्योंकि उनको लगा यही इनके मुखिया लोग या आंदोलन के जो बड़े बड़े लोग हैं यही इकट्ठा होते हैं, तो हमें उसी स्थान पर धावा बोलना चाहिए। किसान नेता हनुमान सिंह, इन्होंने ठाकुर द्वारा जो किए जा रहे अत्याचार हैं उनके विरुद्ध आवाज उठाई, और आवाज उठाई तो दुष्परिणाम भी उनको ही भुगतना पड़ा। वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला, बाद में उसकी जो कई साथी हैं वो महाराजा से मिलने जब माउंट आबू पहुंचे, महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि सारे महाराजा जो अंग्रेजों से संधि कर चुके थे, सहायक संधि, अब सहायक संधि करने के बाद असल में महाराजा के हाथ में कोई शक्ति बची नहीं, वो भी अंग्रेजों के अधीन है। उनको और उल्टा अंग्रेजों से पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना मिल रही है। तो आम जनता महाराजा के पास अपनी शिकायतें लेके जाती है और महाराजा वास्तव में अंग्रेजों के पक्ष में है। तो जब वो आबू से लौट रहा था, यानी कि सिरोही के महाराजा से मिलके वहां से आबू से सॉरी, तो क्या हुआ, रास्ते में ही उसको रतनगढ़ में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, और ये बात है जून 1945 की। हनुमान सिंह, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया कि उन्होंने सत्ता के विरुद्ध काम किया है। यहाँ देशद्रोह का मतलब एक तरह से अंग्रेजों का विरोध है, और उन्हें 5 वर्ष का कारावास दे दिया गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल की, तबियत उनकी खराब होने लगी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर 15 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। ये जो दूसरे विश्व युद्ध का टाइम है, यहाँ परिस्थितियां बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। असल में कहा जाए भारत की स्वतंत्रता में एक बड़ा कारण दूसरे विश्व युद्ध का भी है। हिटलर जब एक पॉइंट पर भारी पड़ने लगा था तो ब्रिटिश सरकार थोड़ी सी दबाव में आ गई। उनको अपने खुद के राज्य को बचाने के लिए ही बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही थी। उनको लगता था कि कहीं उनके हाथ से इंग्लैंड ही ना निकल जाए, ऐसा ना हो वो यूरोप में ही अपनी सत्ता खो दे। ये भी एक कारण था कि भारत से अंग्रेजों का जाना संभव हो पाया, क्योंकि अगर दूसरे विश्व युद्ध में उतने दबाव में नहीं आते तो हो सकता है अभी अंग्रेज शायद ना जाते। तो इस दौर में लगातार चीजें बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैं। अब 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त करा दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरवा जमीन ये गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन दिया कि हम आपको वहां जमीन दे देंगे, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त हुए और फिर से वो उसी संघर्ष में लग गए। तो उसके बाद फिर से उन्होंने जेल में डाल दिया गया, 2 बार और जेल की यात्रा की। लास्ट में बीकानेर राज्य में जब सरकार की स्थापना हुई तब उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया, अंतिम रूप से 4 जनवरी 1948 को। देश आजाद हो गया 1947 को। उसके बाद भी बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा जेलों में बंद पड़े रहे, उनको भी रिहा होने में टाइम लगा थोड़ा थोड़ा। ये रिहा हुए हैं 4 जनवरी 1948। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, लेकिन फिर भी राजनीतिक चेतना जरूर आई। जरूरी नहीं है कि सफलता का मतलब अंतिम परिणाम प्राप्त करना ही हो, लोगों में एक जागरूकता आना भी उस आंदोलन की आंशिक सफलता कही जाएगी। अब किसानों में आत्मविश्वास जागृत हो, उनको लगा कि हम इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी शक्ति का उनको एहसास हुआ, और अब वो अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। 30 जून से लेकर 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। यहाँ सब इकट्ठे हुए और इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण कर दिया। यहाँ यही हो रहा है, अंग्रेजों के द्वारा या तो सेना भेजी जा रही है या पुलिस भेजी जा रही है, और वो सीधा या तो गोलियां चला देते हैं या लाठियां चला देते हैं या जनता पर और तरह तरह के धारदार हथियारों से आक्रमण करते हैं। इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए
और जवाब में भीड़ भी उग्र हो गई और भीड़ ने जो राजकीय विश्राम गृह है उसको घेर लिया। अब भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई और इसमें बीरबल सिंह की मृत्यु हो गई। अखिल भारतीय देसी रियासत जो परिषद है इसकी ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल, इन्होंने रायपुर कांड की समीक्षा की, राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की, देखा कि इसमें कौन कौन दोषी हैं, अंग्रेजों ने क्या किया, स्थानीय लोगों ने क्या किया। फिर हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट जिनका नाम है हरदत्त सिंह चौधरी, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली कि अब एक तरह से वो भी पूरी तरह से आंदोलन से जुड़ गए। फिर 3 सितंबर 1946 के अवसर पर गोगा मेड़ी स्थान है जो आपने सुना भी होगा, गोगा जी जो लोक देवता हैं उनसे संबंधित है, यहाँ पर एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया और यहाँ जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए एक नारा बुलंद किया गया। यानी धीरे धीरे पड़ाव बढ़ रहा है, आज़ादी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ जो लोग हैं ये भी जो जनजातियों वाले या किसानों के जो समूह हैं ये भी धीरे धीरे अंग्रेजों से खिलाफत में मुखर होते जा रहे हैं। फिर अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखा दोनों इस दौर में आए। इस समय भी कांगड़ यहाँ के जो जागीरदार हैं इन्होंने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा। जागीरदार को इस बात से मतलब नहीं है कि किसान किस परिस्थिति से गुजर रहा है, कि फसल बर्बाद हो गई, जानवरों ने नष्ट कर दी, या अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई। जागीरदार को मतलब है बस अपनी लगान से, अपने टैक्स से। अब यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, सूखा है, फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी जो वहाँ का जागीरदार है उसने वही लगान, वही टैक्स वसूल करने की कोशिश की। अब कोशिश की ऐसी तो किसानों ने विरोध किया, कृषकों ने यहाँ विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर भी पहुंचे। अब जब वो पहुंचे तो जागीरदार आग बबूला हो गया, उसको लगा मेरी शिकायत करने राजा के पास गए हैं। तो किसानों के पास ऑप्शन भी क्या था, किसान बेचारे यहाँ परेशान, वो राजा के पास पहुंचेंगे तो भी क्या होने वाला है, क्योंकि राजा भी अंग्रेजों से मिला हुआ है, अंग्रेजों के पास जाएंगे तो वो तो विदेशी है, तो इनका एक तरह से कोई नहीं है। इसी कारण ये आंदोलित हुए। जागीरदार और नाराज हो गया, उसको लगा मेरी शिकायत महाराजा से कर दी है। फिर किसानों पर उसने और ज्यादा अमानवीय अत्याचार करे और मारपीट करने की कोशिश की और ये जो कांगड़ कांड है इसकी भी सभी जगह निंदा की गई। फिर अंत में जाके 1948 में जब बीकानेर में सरकार का गठन हो गया, मंत्रिमंडल बन गया, तब जाकर ही आंदोलन समाप्त हुआ। यानी कि जब देश आजाद हो गया, जब यहीं की स्थानीय सरकार बन गई, तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के कुछ प्रमुख हस्ताक्षर यानी कि प्रमुख जो है योगदान करता है, उनमें एक है कुंभाराम आर्य। इन्होंने क्या किया, इन्होंने परंपरागत जो लाग बाग है, लगान देना, बेगारी करना, इनको बिल्कुल इन्होंने त्याग दिया कि ना तो लगान देंगे ना बेगारी करेंगे। बेगारी का मतलब वही कि जिसके बदले में कुछ मजदूरी मिले ना, बस काम करवाए जाएं, तो अब ऐसा काम हम नहीं करेंगे। इसमें प्रमुख हैं कुंभाराम आर्य। वे बीकानेर प्रजा परिषद से भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने किसान यूनियन क्यों एक पुस्तक भी लिखी। अगर पूछ लिया जाए कि ये पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, बीकानेर प्रजा परिषद से भी जुड़े हुए हैं कुंभाराम आर्य। इनके बाद इनके नाम पर कुछ नहरों का भी फिर बाद में निर्माण किया गया। किसान यूनियन क्यों नामक पुस्तक लिखी और सामंती व्यवस्था के विरोध में और किसानों के हित में उनका ये संघर्ष है, ये स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। देश में आज़ादी मिल गई पर किसानों को वास्तव में अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। कुछ वर्गों को, केवल किसानों को कहना ठीक नहीं है, कुछ जनजाति, कुछ वर्ग, कुछ गरीब लोग, वो सही अर्थों में तो आज भी आज़ाद नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ था, देश को तो आज़ादी मिल गई पर किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो किसानों के हित में कुंभाराम आर्य फिर भी जुड़े रहे। तो यहाँ समाप्त हुआ दूसरा मुद्दा, जिसमें जो पीछे का कुछ पोर्शन बाकी था, मारवाड़ किसान आंदोलन और बीकानेर किसान आंदोलन, वो हमने समाप्त किया। और उससे पहले जनजातीय आंदोलन का जो कुछ हिस्सा पेंडिंग था वो भी हमने कंप्लीट किया। और इसी के साथ ही अब हमारे दो मुख्य चैप्टर, एक तो राजस्थान में किसान आंदोलन और दूसरा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, वो अब यहाँ पूरी तरह हो जाते हैं समाप्त। हमें उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.